हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स का आज हमारा 12वां लेक्चर है। इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था परसुएशन के बारे में, बात की थी परसुएशन के मीनिंग के बारे में, पढ़ा था परसुएशन के 4 एलिमेंट्स के बारे में और बात की थी परसुएशन में डिफिकल्टीज के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे दो बेहद छोटे-छोटे टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में। कॉग्निटिव डिसोनेंस ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहली बार एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया। और ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है लियोन फेस्टिंगर। लियोन फेस्टिंगर ने 1957 में सबसे पहली बार कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में बातचीत की। और ये जो टर्म है डिसोनेंस, इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या होता है? ये जो टर्म है डिसोनेंस, इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है लैक ऑफ हार्मनी इन्हीं भी दो चीजों के बीच में है। अगर लैक ऑफ हार्मनी देखने को मिलती है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डिसोनेंस। या फिर दूसरे तरीके से अगर कहें तो किन्हीं भी दो चीजों के बीच में है। अगर मैचिंग फ्रीक्वेंसी देखने को नहीं मिलती है, अगर मैचिंग फ्रीक्वेंसी देखने को नहीं मिलती है तो उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है डिसोनेंस। और ये जो दो चीजें हैं, ये आपकी वैल्यूज हो सकती हैं, ये आपके बिलीफ्स हो सकते हैं, ये आपके एटीट्यूड्स हो सकते हैं, ये आपके थॉट्स हो सकते हैं। बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो किन्हीं भी दो चीजों के बीच में अगर मैचिंग फ्रीक्वेंसी देखने को नहीं मिलती है, या फिर ऐसे कहें कि किन्हीं भी दो चीजों के बीच में अगर मिसमैच देखने को मिलता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको डिसोनेंस बोला जाता है। ये जितनी भी बातचीत अब तक हमने की, इस पूरी बातचीत को अगर थोड़ा और रिफाइंड फॉर्मेट में कहें तो डिसोनेंस का मतलब क्या है? डिसोनेंस इज बेसिकली अ डिस्क्रिपेंसी। डिसोनेंस इज बेसिकली अ डिस्क्रिपेंसी between attitude and behavior। बेहद सिंपल। अगर आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है, मिसमैच देखने को मिल रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको डिसोनेंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो बेहद पॉजिटिव है। आप अपने कॉलेज में अपने दोस्तों के बीच में विमेन एम्पावरमेंट को लेके बड़ी बड़ी बातें करते हो, जेंडर इक्वालिटी को लेके बड़ी बड़ी बातें करते हो। लेकिन जब आप अपने गांव जाते हो तो आपके गांव में जितनी भी औरतें हैं, इंक्लूडिंग योर मदर, योर भाभी, सब इतना बड़ा बड़ा पर्दा करती हैं, सब इतना बड़ा बड़ा घूंघट करती हैं। और पर्दे का आलम यह है कि अगर पर्दा जरा सा ऊपर हो जाए तो आपकी दादी पीछे से बोलती हैं कि बहू पर्दा नीचे करो, ऐसे बाहर नहीं जाना है। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो आप इसके अगेंस्ट में आवाज नहीं उठाते हो, आप इसके अगेंस्ट में बोलते नहीं हो। और आप क्यों नहीं बोलते हो? बिकॉज आपको समझ में आता है कि अगर यहां पे आवाज उठाई तो लठ पड़ेंगे, अगर यहां पे आवाज उठाई तो मार पड़ेगी। आपका एटीट्यूड एक तरफ क्या है? विमेन एम्पावरमेंट को लेके बेहद पॉजिटिव है। विमेन एम्पावरमेंट को लेके आप अपने दोस्तों के बीच में बड़ी बड़ी बातें करते हो। लेकिन जब इसको बिहेवियर में लाने की बारी आती है तो आपका जो बिहेवियर है वो एटीट्यूड के सिंक में नहीं होता है। ये जो आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है, मिसमैच देखने को मिल रहा है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को डिसोनेंस बोला जाता है। अच्छा, ये जो एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है,
इस बेसिस पे दो तरीके के इंसान देखने को मिल सकते हैं। एक तो ऐसे लोग जिनके एटीट्यूड और बिहेवियर में डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन उनको पता ही नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि उनके अंदर कोई डिसोनेंस है। और ये वो लोग होते हैं जो कि सबसे सुखी रहते हैं, सबसे खुश रहते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन बिहेवियर में लेके नहीं आएंगे। इनको पता ही नहीं है कि इनके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई मिसमैच है। इनको पता ही नहीं है कि इनके अंदर कोई डिसोनेंस है। ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है उन लोगों को जिनको समझ आ जाता है कि उनके एटीट्यूड और उनके बिहेवियर के बीच में डिस्क्रिपेंसी है। जिनको समझ आ जाता है कि उनके एटीट्यूड और उनके बिहेवियर के बीच में एक मिसमैच है। जिनको समझ में आ जाता है कि उनके अंदर एक डिसोनेंस है। और जैसे ही किसी इंसान को ये समझ में आता है कि उनके एटीट्यूड और बिहेवियर में एक डिस्क्रिपेंसी है, तो अंदर ही अंदर ये जो इंसान है ये एक डिस्कंफर्ट फील करता है। अंदर ही अंदर ये जो इंसान है ये एक अनइजीनेस फील करता है। खुद ही सोच के देखो, आपका एटीट्यूड विमेन एम्पावरमेंट को लेके बेहद पॉजिटिव है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो विमेन एम्पावरमेंट को लेके, लेकिन जब बिहेवियर में लाने की बारी आती है तो आप अपने एटीट्यूड को बिहेवियर में लेके नहीं आ पा रहे हो। और अगर आपको ये रियलाइजेशन हो गया तो आपके अंदर एक बेचैनी होगी, आपके अंदर एक अनइजीनेस होगी, आपके अंदर एक डिस्कंफर्ट होगा। और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? कॉग्निटिव डिसोनेंस इज बेसिकली अ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिस्कंफर्ट caused because of attitude behavior discrepancy। इसको क्या बोला जाता है? इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस बोला जाता है। अच्छा, ऐसे लोग जिनके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है, जिनको ये पता है कि उनके एटीट्यूड और बिहेवियर में एक मिसमैच है, एक डिस्क्रिपेंसी है, उनको एक चीज का डर और रहता है। उनको डर रहता है उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होने का। उनको डर रहता है क्रिटिसिज्म का। वही हमारे वाला एग्जांपल कि आप अपने दोस्तों के बीच में वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन आपके घर में आपकी जो मदर है, आपकी जो भाभी है, वो इतना लंबा पर्दा करती हैं। अगर आपके दोस्तों को ये पता चलेगा तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। आपके जो दोस्त हैं वो इस चीज को लेके आपको क्रिटिसाइज करेंगे। हिस्ट्री में इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन अपने आप में बड़े पॉपुलर इंसान थे, बड़े जाने माने इंसान थे। देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ में उनका नाम लिया जाता था, ब्रह्म समाज के मेंबर थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे और अपनी 13 साल की बेटी की शादी उन्होंने महाराजा ऑफ कोच बेरार के साथ में करा दी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो रिलेटिवली कम हो गई। तो अगर आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलेगी, मिसमैच देखने को मिलेगा, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो रिस्क पे है और आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या है? एक बार फिर से सुनो। कॉग्निटिव डिसोनेंस इज बेसिकली अ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिस्कंफर्ट, डिस्ट्रेस caused because of attitude behavior discrepancy, या फिर ये कहें कि attitude behavior mismatch। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या होता है वो तो हमें समझ में आ गया। अब सवाल आता है कि ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है इससे ओवरकम कैसे किया जा सकता है? हाउ टू ओवरकम कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? और उसके 4-5 तरीके हैं। कौन कौन से 4-5 तरीके हैं? सबसे पहला तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहला तो आप
अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो। और हमें ये समझ में आता है कि हालांकि ये जो एटीट्यूड्स हैं इनको चेंज किया जा सकता है, लेकिन एटीट्यूड्स को चेंज करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। बट हाँ, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, कल तक आप मानते थे कि विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, फिर आपने अपने गांव में माहौल देखा और आपको ये लगा कि यार विमेन एम्पावरमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, हमें विमेन को एम्पावर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने एटीट्यूड बदल दिया, आपका एटीट्यूड और बिहेवियर सिंक में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इस केस में ये जो एटीट्यूड चेंज है ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। तो एक तो आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप अपना जो बिहेवियर है उसको चेंज कर सकते हो। आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। जैसे आप अपने गांव गए और आपने अपनी मदर को, अपनी भाभी को, अपने आसपास जितनी भी औरतें हैं उनको बोला कि पर्दा करना गलत है, चाहे जो हो जाए आज के बाद आप पर्दा नहीं करोगे। आपने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया, और बिहेवियर चेंज हुआ तो आपका जो एटीट्यूड है और आपका जो बिहेवियर है वो सिंक में आ जाएगा, और ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस नाम की समस्या है ये खत्म हो जाएगी। तो दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हो। तीसरा आप क्या कर सकते हो, तीसरा आप अपने बिहेवियर को चेंज मत करो, लेकिन आपका जो बिहेवियर है उसको आप जस्टिफाई कर लो। देखो, सारा खेल इस बात का है कि आप अपने मन को समझा लो। कैसे समझा सकते हो, बोलो कि यार पहले तो औरतों को पीटा भी जाता था, अब पर्दा ही तो किया जा रहा है, और एक दिन में सारी चीजें थोड़ी सुधरती हैं, धीरे धीरे सुधारूंगा। अभी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ, जब मेरी शादी होगी, जब चीजें मेरे कंट्रोल में होंगी, तो मैं अपनी वाइफ को घूंघट नहीं करने दूंगा। आप बेसिकली अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहे हो, आपके एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में अभी भी मिसमैच है। लेकिन अपने दिल को समझाने के लिए आपने क्या किया, आपका जो बिहेवियर है उसको जस्टिफाई करने की शुरुआत कर दी। या फिर चौथा आप क्या कर सकते हो, चौथा आप ट्रिविलाइजेशन कर सकते हो। ट्रिविलाइजेशन का मतलब किसी भी चीज को थोड़ा छोटा करके देखना, किसी भी चीज को टुकड़ों में डिवाइड करके देखना। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में आप क्या बोले कि यार पहले तो सती के लिए औरतों को फोर्स किया जाता था, पहले तो उनको घर से बाहर देखने भी नहीं दिया जाता था, पहले तो उनको पूरे तरीके से पति के नाम से जाना जाता था, पहले तो पति के लिए वो एक ऑब्जेक्ट हुआ करती थी। लेकिन अब देखो कितना इंप्रूवमेंट हो गया है, मेरी मदर तो बाहर भी जा सकती हैं, हालांकि पर्दे में जाती हैं लेकिन जा सकती हैं। मेरी मदर की थोड़ी बहुत खुद की आइडेंटिटी है, मेरी मदर को मेरे फादर का उतना नहीं सुनना पड़ता जितना मेरी दादी माँ को सुनना पड़ता था। आपने क्या किया, जो इश्यू था उसको छोटा कर दिया अपनी नजरों में, और अगर इश्यू की वैल्यू कम हो गई आपकी नजरों में, तो ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है ये आपके लिए उतना मैटर नहीं करेगा। पांचवा आप क्या कर सकते हो, सबसे खराब तरीका, अवॉइडेंस। ये जो पूरा टॉपिक है इसको आप अवॉइड करने की शुरुआत कर दो। जो गलत हो रहा है होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पूरे के पूरे टॉपिक को अवॉइड करने की शुरुआत कर दो। तो एक तरीका अवॉइडेंस भी हो सकता है, लेकिन ये जो अवॉइडेंस है ये सबसे बेकार, सबसे खतरनाक तरीका है। तो ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, एक तरीका क्या है कि आप अपने एटीट्यूड को बदल दो, या फिर आप अपने बिहेवियर को बदल दो, या फिर आप बिहेवियर को सेम रखो लेकिन बिहेवियर को अपनी नजरों में जस्टिफाई कर लो, या फिर ट्रिविलाइजेशन, जो बड़ा इशू है उसको छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके देखो, या फिर अवॉइडेंस। देखो, ये जो ट्रिविलाइजेशन है ये बड़े काम की चीज है, आपके सामने समस्या आती होंगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम फेल कर गए आप, मान लेते हैं यूपीएससी है, उसमें फेल हो गए आप। मैं सुनता हूं नीट में बच्चे फेल हो गए, सुसाइड कर ली, समझ में ही नहीं आता मेरे को। वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि नीट या यूपीएससी लाइफ नहीं है, लाइफ इन दोनों एग्जाम से या लाइफ किसी भी चीज से बहुत बड़ी होती है। बड़े सारे लोग हैं
जो यूपीएससी में फेल हुए, बड़े सारे लोग हैं जो कि नीट में फेल हुए, और फेल होने के बाद उन्होंने किसी दूसरे फील्ड में जाके बड़ा कमाल किया है, बिजनेस में कमाल किया है, किसी ने टीचिंग फील्ड में कमाल किया है, किसी ने किसी और फील्ड में कमाल किया है, किसी ने पॉलिटिक्स में बहुत कमाल किया है। ये क्या है? ये ट्रिविलाइजेशन है। ये ट्रिविलाइजेशन है कि आप जितना बड़ा करके किसी इश्यू को अपने दिमाग में देखते हो, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसको छोटा करके देखो, उसको टुकड़ों में डिवाइड करके देखो, तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई इश्यू उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। देखो, कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आया, और ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है इससे किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है वो भी आपको समझ में आया। अब बात आती है एक और टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स, हालांकि टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स ये अलग से आपके सिलेबस में कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक तौर पे 5 मिनट में इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखो, एक तो एटीट्यूड्स को हम ओरिएंटेशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ओरिएंटेशन के बेसिस पे अगर बात करें तो एटीट्यूड्स जो है वो 3 तरीके के हो सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। एक पॉजिटिव हो सकते हैं, दूसरे नेगेटिव हो सकते हैं, और तीसरे एम्बिवेलेंट हो सकते हैं। पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, और एम्बिवेलेंट हो सकते हैं। इसमें कुछ एक्सप्लेन करना ही नहीं है, ये जब यूनिट शुरू हुई थी तो इसके शुरुआत में ही इसके बारे में हमने बात की थी। तो ओरिएंटेशन के बेसिस पे एटीट्यूड्स जो हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एरियाज। और एरियाज के बेसिस पे एटीट्यूड जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे एक हो सकते हैं मॉरल एटीट्यूड्स, एक हो सकते हैं पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, एक हो सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड्स, एक हो सकते हैं सोशल एटीट्यूड्स, एक हो सकते हैं डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स, एक हो सकते हैं इकोनॉमिक एटीट्यूड्स। ऐसे बहुत सारे एटीट्यूड्स हो सकते हैं। अब फिर सोशल एटीट्यूड्स में भी एक पूछा जा सकता है पैट्रियार्कल एटीट्यूड, एक पूछा जा सकता है कास्टिस्ट एटीट्यूड। ऐसे बहुत सारे एटीट्यूड्स हो सकते हैं। हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है कि इनमें से कोई भी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करोगे। ये है कुछ, इनके अलावा भी अगर कोई पूछ लिया जाए तो पैटर्न सेम रहना है। इनमें से किसी एक को डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मॉरल एटीट्यूड और पॉलिटिकल एटीट्यूड के लिए तो मैंने बोला था कि आप खुद से करो। एक मॉरल एटीट्यूड को कर लेते हैं। देखो, मॉरल एटीट्यूड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मॉरल एटीट्यूड्स, अब देखो सबसे पहले तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले तो आप बताओगे व्हाट इज मॉरल एटीट्यूड। व्हाट इज मॉरल एटीट्यूड? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो मॉरलिटी के लिए, मॉरल कॉन्सेप्ट्स के लिए, मॉरल प्रैक्टिसेस के लिए, मॉरल डिलेमास के लिए, मॉरल लैप्सेस के लिए आपका एटीट्यूड क्या है, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को मॉरल एटीट्यूड बोला जाता है। मॉरलिटी, मॉरल प्रैक्टिसेस, मॉरल कॉन्सेप्ट्स, मॉरल डिलेमास, मॉरल लैप्सेस, उन सब के लिए आपका एटीट्यूड क्या है, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को मॉरल एटीट्यूड बोला जाता है। फिर आप बात कर सकते हो टाइप्स ऑफ मॉरल एटीट्यूड्स के बारे में। और टाइप्स मोटे मोटे तौर पे 2 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं कंजर्वेटिव, एक हो सकते हैं कंजर्वेटिव, और दूसरे हो सकते हैं लिबरल। दूसरे हो सकते हैं लिबरल। अब ये आपको समझ में आता है कि अगर किसी के कंजर्वेटिव मॉरल एटीट्यूड्स हैं तो इसका मतलब क्या है? इस आदमी के पास में आप जाओगे
और पूछोगे लिव इन रिलेशनशिप अच्छा है या बुरा है, ये बोलेगा बहुत बुरा है भाई। इसके पास जाओगे और आप बोलोगे कि ये जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है इसको राइट्स मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, ये बोलेगा नहीं मिलने चाहिए। वहीं पे लिबरल मॉरल एटीट्यूड वाले इंसान के पास में अगर आप जाओगे और इससे पूछोगे लिव इन रिलेशनशिप अच्छा है या नहीं है, ये बोलेगा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को राइट्स मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, ये बोलेगा मिलने चाहिए। तो इस तरीके से आप लिखोगे। फिर अब देखो, है तो एटीट्यूड, ये मॉरल एटीट्यूड, तो आप लिख सकते हो कि ये जो मॉरल एटीट्यूड्स हैं ये फॉर्म किस तरीके से होते हैं। और फॉर्मेशन का कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है एटीट्यूड्स के फॉर्मेशन के बारे में, वही सारी चीजें आपको इसके अंदर लिखनी है। फिर आप बात कर सकते हो कि ये जो मॉरल एटीट्यूड्स हैं क्या इनको चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे चेंज किया जा सकता है, हमने पढ़ा हुआ है कि एटीट्यूड्स को किस तरीके से चेंज किया जाता है, वही यहां पे लिखना है। फिर एग्जाम्पल के तौर पे आप जो आज के टाइम में प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनके बारे में डिस्कशन कर सकते हो। जैसे आप बात कर सकते हो एलजीबीटीक्यू राइट्स के बारे में, बता सकते हो कि आज की हमारी जो सोसाइटी है वो थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन हमें बहुत काम करने की जरूरत है। आप बात कर सकते हो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, आप बात कर सकते हो डिवोर्स के बारे में, आप बात कर सकते हो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आप बात कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे इनको कोट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आपकी लाइफ का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है आप उसको भी कोट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है और कितने वर्ड्स में आपको आंसर करना है। अगर आपको थोड़ी और जानकारी है तो आप थोड़ी और चीजों के बारे में लिख सकते हो। जैसे मॉरल एटीट्यूड्स की अगर थोड़ा और बातचीत करें, ये तो मोटा मोटा फ्रेमवर्क है कि आपको कुछ नहीं आता है, तो ये तो आप लिख ही सकते हो ना। जैसे पॉलिटिकल एटीट्यूड्स आ जाए, तो पॉलिटिकल एटीट्यूड का मतलब क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के प्रति, पॉलिटिकल लीडर्स के प्रति, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति, पॉलिटिकल इश्यूज के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है उसको क्या बोला जाएगा, उसको पॉलिटिकल एटीट्यूड बोला जाएगा। फिर टाइप्स कौन से होते हैं आपको पता है, फॉर्मेशन वही सेम चीज लिखनी है, चेंज किस तरीके से किया जा सकता है वही सेम चीज लिखनी है। एग्जांपल्स में बात करो कि भाई वोटिंग पैटर्न का आजकल क्या चल रहा है, करप्शन के ऊपर आजकल क्या चल रहा है, गुड गवर्नेंस के ऊपर आजकल क्या बातचीत चल रही है। अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप वो भी बता सकते हो। तो ये मोटा मोटा आउटलाइन हो गया। अगर आपको थोड़ा और डिटेल्स पता है तो थोड़ा और डिटेल्स के बारे में आप लिख सकते हो। जैसे मॉरल एटीट्यूड्स की अगर बात करें तो किसी इंसान के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, या ये कहें कि किसी इंसान के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसको मॉरल एटीट्यूड्स वाला इंसान बनाते हैं, जो कि उसको मॉरल एटीट्यूड्स वाला इंसान बनाते हैं। कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं मॉरल एटीट्यूड्स वाले इंसान में। देखो, एक जर्मन फिलोसफर हुए, और ये जो जर्मन फिलोसफर हुए इनका नाम था डाइटरिच। हाँ, डाइटरिच वॉन HILDEN होगा शायद, HILDEN, हिल्डन कुछ तो नाम है, मैं नाम बोल रहा हूं, आई नीड टू क्रॉस चेक। लिखना ये आगे डाइटरिच वॉन हिल्डन ब्रॉड या बोर्ड करके कुछ नाम है, प्लीज इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। लेकिन हाँ, ये जर्मन फिलोसफर हुए, एक बार मैं देख ही लेता हूं ना नाम, मेरे को एक सेकंड दो। हाँ, इनका नाम है डाइटरिच वॉन हिल्डन ब्रेंड। हिल्डन ब्रेंड ये जर्मन फिलोसफर हैं, फिलोसफर नहीं है, फिलोसफर हैं, जर्मन फिलोसफर हैं, डाइटरिच वॉन हिल्डन ब्रेंड। और ये जो डाइटरिच वॉन हिल्डन ब्रेंड है, इन्होंने बात की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कि मॉरल एटीट्यूड्स वाले इंसान में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक है रेवरेंस, रेवरेंस, रेवरेंस के अलावा दूसरा है फेथफुलनेस, दूसरा है फेथफुलनेस, तीसरा
अवेयरनेस अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, अवेयरनेस अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा, वेरासिटी। और पांचवा, गुडनेस। डाइटरिच वॉन जो है वो कहते हैं कि किसी मॉरल एटीट्यूड्स वाले इंसान के अंदर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सबसे पहला क्या है? रेवरेंस। रेवरेंस का सिंपल लैंग्वेज में अगर मतलब देखें तो किसी के लिए हाई अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट होना क्या कहलाता है? रेवरेंस। तो किसी मॉरल एटीट्यूड्स वाले इंसान के अंदर रेवरेंस होनी चाहिए हर किसी के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी इंसान के लिए एक हाई अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दूसरा, फेथफुलनेस। किसी भी सिचुएशन में वो इंसान फेथफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मौका मिल गया तो फेथफुल है, नहीं मिला तो नहीं है। किसी भी सिचुएशन में वो इंसान फेथफुल होना चाहिए। तीसरा, अवेयरनेस अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी किस स्टेज पे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फुलफिल कर रहे होने चाहिए। फिर वेरासिटी। वेरासिटी का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है ट्रुथफुलनेस। सच्चाई आपके अंदर होनी चाहिए। और इन सब चीजों के लिए अगर एक शब्द देखें तो गुडनेस। आपके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए, आपके अंदर सेक्रीफाइस करने की फीलिंग होनी चाहिए। इन जनरल आप अच्छे इंसान होने चाहिए, आपके अंदर गुडनेस होनी चाहिए। तो ये जो डाइटरिच वॉन है ये बता रहे हैं कि मॉरल एटीट्यूड्स वाले किसी इंसान के अंदर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कौन कौन से? रेवरेंस, फेथफुलनेस, अवेयरनेस अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरासिटी एंड गुडनेस। अगर ये 5 चीजें आपके अंदर हैं विच मीन्स यू आर अ मैन ऑफ मॉरल एटीट्यूड्स। तो अगर आपको एक्स्ट्रा चीजें पता है तो आप उन एक्स्ट्रा चीजों को भी अपने आंसर में कोट कर सकते हो। इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं और इसके साथ एटीट्यूड ये जो यूनिट है ये यूनिट भी खत्म हो गई। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।